नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में गंभीर समस्याओं की अनदेखी किए जाने के विरोध में हिंदू युवा मंच ने नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया, जहां युवा मंच ने शुरू में ही निगम प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था, जिसमें डीपीएस रिसाली की बाउंड्री वाल निर्माण, बड़े बड़े यूनिपोलो की समस्या, पीडीएस में चावल चोरी की शिकायत, आवारा मवेशियों की धरपकड़ का गौठन भेजने, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, सफाई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। बता दें कि ज्ञापन सौंपने के 1 महीने बाद जब कोई भी तरह का ठोस कार्यवाही इस मामले में नहीं की गई, उसके विरोध में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर मेयर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 महीने के भीतर निगम प्रशासन ने मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो हिंदू युवा मंच सड़कों पर प्रचंड प्रदर्शन करेगा। हिंदू युवा मंच ज्ञापन सौंपे हैं, तो जितने भी उनकी मांगे हैं हम उनको प्राथमिकता में लेंगे और अपने जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके जो उनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो उनको संज्ञान में लेते हुए मैं जो भी अधिकारी कर्मचारी हूँ उन पे जरूर मैं अंकुश लगाऊंगी और ऐसा बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगी। पहले भिलाई निगम हुआ करता था, भिलाई से रिसाली निगम के गठन के आदरणीय श्री माननीय श्री रामदास साहू जी ने, और लगातार 4 वर्षों से उन्होंने लगातार विकास कार्य किए और ऐसा विकास कार्य किए कि रिसाली निगम की तस्वीर ही बदल गई। तस्वीर के साथ साथ मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को वो बराबर मिलता रहा, पर अभी विकास की गति थोड़ी थम गई है। हम तो चाहते हैं कि विकास लगातार हो और जनता को सुविधा मिलती रहे। अभी देखा जाए तो हमारी पार्षदों का जो पार्षद निधि होती है, महापौर निधि, पार्षद निधि होती है, 2024 और 25 में जो पार्षद निधि होती है 6 लाख, वो 3 लाख दिया गया है। महापौर निधि को पूरा नील कर दिया गया है। जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस वार्डों में पार्षदों के द्वारा मांग किया जाता है, तो जो महापौर निधि होती है तो थोड़ा थोड़ा मांग के अनुसार वार्डों में विकास कार्य के लिए फंड दिया जाता है, पर ये संभव नहीं हो पाया। जी समय अभी तो मैं अपनी एमआईसी को लेकर मैं सभी पार्षदों को मैं सूचना कराई थी कि आप लोगों का जो निधि नहीं मिला है उन पे चर्चा करना है, और सभी जितने 40 वार्डों के पार्षद है सबको फोन के माध्यम से मैं सूचना कराई थी, पर कुछ पार्षद को समय मिला, साथ गए भी हैं। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री से हमारी बातचीत भी हुई है, कुछ मांगों को मैं चर्चा भी की हूँ और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि मांग को पूरा हम जरूर करेंगे। हमारी आयुक्त है, कभी कभी तो फोन उठाती नहीं है, पार्षद भी परेशान रहते हैं, एमआईसी मेंबर परेशान रहते हैं, कभी कभी मैं भी परेशान होती हूँ। जब अगर फोन नहीं उठाएंगी तो जनता की समस्याओं की चर्चा मैं कैसे कर पाऊंगी और समस्या का निदान कैसे हो पाएगा। जब आपस में तालमेल बना रहेगा तो सब चीज संभव हो पाता है, पर कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है कि फोन नहीं उठाती है। मैंने चर्चा किया है और चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक ऐसी स्थिति अब निर्मित नहीं होगी। हम लोग विगत कई वर्षों से रिसाली निगम से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, इन लोगों को सूचना दे रहे हैं। यहाँ पे कई तरह की समस्याएं है रिसाली में, और निगम प्रशासन केवल कमीशन लेने में लगा हुआ है, बाकी आम जनता की समस्याओं की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लगातार हमने यूनिपोल के कारण में कितनी दुर्घटनाएं हुई है, मवेशी सड़क पे बैठे रहते हैं, उनके कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसके लिए समय समय पे हमने निगम प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। डीपीएस की समस्या है, डीपीएस की जो बाउंड्री वॉल है वो पूरा सड़क से लगी हुई है ना, उसके कारण बिल्कुल जगह रहती नहीं है सड़क में और उसमें दुर्घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। लगातार इस संबंध में हमने यहाँ के कमिश्नर मैडम को, आपके महापौर मैडम को लगातार अवगत कराया है, और पिछले 9 तारीख को हमने आके ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांगों को लेके, और आज भी हमने 11 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे एक बड़ा फ्लैक्स बना के ज्ञापन दिया है। महापौर मैडम तो नहीं है, उनके सहायक अभियंता ने उसको रिसीव किया है,
और उम्मीद करते हैं कि इस बारे में निगम प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जो भी उचित कार्रवाई होगी, 11 सूत्री मांगों में से अगर पूरी नहीं हुई तो हम 1 महीने के भीतर में फिर से दोबारा उग्र प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इस बार निगम को थोड़ा सा मुश्किल जाएगा हमारा सामना करना। कवर्धा की 2 सहेलियों ने कमाल कर दिखाया। संघर्ष और मेहनत के साथ दोस्ती की ताकत ने नीट परीक्षा में सफलता दिलाई। ये कहानी है नंदिनी पैकरा और योगिता जांगेल की, जिन्होंने अपनी लगन और पढ़ाई से न केवल परिवार बल्कि पूरे कबीरधाम जिले का मान बढ़ाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिले की 2 सहेलियों ने मेहनत, लगन और दोस्ती की ताकत से नीट परीक्षा में सफलता हासिल की, अपने जिले का नाम रोशन किया है। नंदिनी पैकरा और योगिता जांगेल ने एक ही घर और एक ही कोचिंग से पढ़ाई करी और दोनों की उपलब्धियां प्रेरणा का स्रोत बन गई। नंदिनी ने 720 में से 329 अंक प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया, जबकि योगिता ने 720 में से 499 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 5341 हासिल की। दोनों सहेलियों ने कहा कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण एक दूसरे के साथ और प्रेरणा देना रहा। उन्होंने लगातार पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग का भी लाभ उठाया। ये कहानी साबित करती है कि सच्ची दोस्ती, आत्मविश्वास और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। शायद सरकार की तरह स्थानीय समुदाय भी ऐसे प्रेरक उदाहरणों को सराहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन बने। मेहनत की रोशनी जब सपनों से मिल जाती है तो कामयाबी खूब सामने आ जाती है। एक ऐसे 2 दोस्तों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो एक ही छत के नीचे दोनों ने नीट क्लियर कर लिया है। इस वक्त मैं उन दोनों जो सहेलियां उनसे बातचीत करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं। मेरे जो लेफ्ट और राइट में दोनों बैठी है, जो 2 सहेलियां हैं और एक साथ एक ही छत के नीचे तैयारियां करती थे। एक का नाम नंदनी है और एक का नाम योगिता है नहीं? तो आइए हम दोनों सहेलियों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप नीट क्लियर किए हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई हमारे चैनल की तरफ से। अच्छा नंदनी, सबसे पहले आपका रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट देखा, कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? मेरे को लगा नहीं था मेरा हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि मार्क्स मतलब उतना ज्यादा नहीं आया था, लेकिन इस साल थोड़ा टफ था, सब बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसलिए मैं ऑलरेडी बैच खरीद के रखी थी। एक ऑनलाइन बैच खरीदी थी, लेकिन फिर अभी काउंसलिंग में हम लोग फॉर्म फिल किए तो मतलब मेरा लकीली हो गया सिलेक्शन। तो मैं मतलब कि बता नहीं सकती कैसा फील करी थी, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था, लेकिन हो गया तो मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा, योगिता से हम बात करने की कोशिश करते हैं। योगिता जी, सबसे पहले आपको बधाई। मेरे को ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा तो उस समय कैसा महसूस कर रही थी? जैसे कि आप जानते हैं कि नीट जो 2025 एग्जाम था वो काफी ज्यादा टफ था। तो मार्क्स देकर के हर एक स्टूडेंट को ये फील हो रहा था कि कैसा मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रैंक क्या होगा। लेकिन जब रैंक आया तो हमको पता चल गया कि हाँ ये हमको मिल सकता है कॉलेज, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमको खुशी हुआ कि हाँ हमको कॉलेज मिल रहा है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मिलना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हुए, मिठाई वगैरह खाए और फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश हुई। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा होती है और कोशिश बहुत लगता है, इसलिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस एग्जाम में। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा नंदनी जी, ये बताइए, सबसे पहले आप जब नीट की तैयारी करने के लिए गए होंगे और कब से डॉक्टर बनने की सपना देख रहे थे? मैं जब स्कूल में थी तो मौसा का तबीयत खराब हो गया था, वो रायपुर में एडमिट थे, तो उनसे मिलने गए थे। तो वहाँ डॉक्टर्स को मैं बात करते हुए देखी और वो नर्सेज भी थे वहाँ पर, उनको भी बात करते हुए देखी। तो मेरे को लगा कि इसमें मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं कॉन्फिडेंट उतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को हमेशा से सोशल एंजाइटी होता ही था, लेकिन फिर देखी कि मैं मतलब इसमें जाके अच्छे से कर सकूंगी, सीख सकूंगी, तो इसको मैं चूज कर लेती हूँ।
फिर अभी मैं प्रिपेयर भी कर रही थी, तो बुआ का तबीयत भी खराब हो गया था, तो उनको भी देखने गए थे, तो वहां पे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो मैं इस फील्ड को चुनी। अच्छा योगिता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, नीट बहुत कठिन चीज है। सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कतें आती थी। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आती थी सब? फिजिक्स में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा रहता था, और इस बार जो नीट 2025 में फिजिक्स था वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था अभी तक की जो नीट हिस्ट्री है उसमें। तो फिजिक्स में मेरा पहले से ही वीक था, मेरे को उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ा। और बायो तो मेरा मतलब पसंदीदा ही सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री मेरा वीक था, लेकिन समय के साथ जब मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गया, एक गेम की तरह ही लगने लग गया था। तो फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ था मेरे लिए। अच्छा, रोजमर्रा के दिन में कितने घंटे पढ़ाई को समय देती थी? मैं मतलब फिक्स नहीं रहता था, जब अगर मेरा मन कर रहा तो मैं ज्यादा ही पढ़ लेती थी, और कभी मन नहीं करता ना तो जितना लग रहा है उतना करती थी, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा करने बैठती थी ना, या कोई भी एक्स्ट्रा करने बैठेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा और टाइम बस वेस्ट होता था, तो मैं उसमें कोई और एक्टिविटीज वगैरह करती थी। अच्छा, कितना आपका अटेम्प्ट था और कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, और फर्स्ट क्या है, लास्ट ईयर मेरा हो गया था। मतलब मैं बहुत ज्यादा पास में थी अपने सिलेक्शन के, लेकिन 3 नंबर से मेरा रह गया। तो मैं सितंबर के समय में, सितंबर नहीं, अक्टूबर में ही मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था इसके लिए, तो मेरे को थोड़ा कवर करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ा, ये था। अच्छा, मटेरियल में क्या क्या यूज करती थी उस समय? मैं कोचिंग के ही मटेरियल्स यूज करती थी, और यूट्यूब के कुछ कुछ लेक्चर्स, कोई डाउट रहता था तो उसमें से देखती थी, और बाकी पूरा कोचिंग के टेस्ट वगैरह सब देती थी। अच्छा, पढ़ाई को कितने समय देती थी लगभग? मेरा जो बाकी का जो एक्टिविटी है वो सब निकाल करके मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दे करती थी। ऐसे कुछ भी और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं करी हूँ, मतलब इस नीट प्रिपरेशन के दौरान में। और बाकी घंटे मैं कभी नहीं गिनी हूँ कि मैं कितना घंटे पढ़ाई करती थी। बाकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है हमारी, नहाना, फिर उसके बाद खाने वाना, ये सब चीज के अलावा मैं सिर्फ पढ़ाई करा करती थी। अच्छा, पढ़ाई में किस तरीके से मेंटेनेंस करती थी? एक तरफ परिवार के लोगों का जो शोर आता था, हल्ला गुल्ला आता था, और एक तरफ आप पढ़ाई करती थी एक तरफ। मैं बाहर पढ़ रही थी, बाहर कोचिंग कर रही थी, कहाँ पर भिलाई में कर रही थी। कोचिंग? कौन सी कोचिंग? आकाश। तो वहां पर मैं अपनी रूममेट के साथ रहती थी, और मेरे को वहाँ मतलब पेरेंट्स के साथ बात भी करती थी, तो वो मेरे को सामने से कॉल नहीं करते थे। अगर मेरे को बात करना रहता था तो मैं उनको सामने से लगाती थी, तो वो वैसे डिस्टर्ब नहीं करते थे मेरे को। अच्छा, मटेरियल कौन कौन से यूज करते थे आप? मैं भी आकाश इंस्टीट्यूट से ही पढ़ी हूँ। मैं फिजिक्स के लिए डीसी पांडे यूज करती थी और एनसीईआरटी पर फोकस करती थी। बायो के लिए तो टोटली एनसीईआरटी पर ही फोकस करती थी। कुछ क्वेश्चंस जो हमको प्रैक्टिस करने रहते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह, ये सब मैं सैंपल पेपर वगैरह किया करती थी एमसीक्यू में। और केमिस्ट्री में भी टोटली मैं अपना जो एनसीईआरटी है उसी पर ही फोकस करती थी। अच्छा, ये मेरे को बताइए नंदनी जी, सबसे पहले तो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा होता है। सेल्फ स्टडी पर विश्वास करती है कोचिंग पर? सेल्फ स्टडी पर। और क्योंकि कोचिंग में मतलब टीचर्स बताते थे, लेकिन अगर उसको हम लोग रोज आकर सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ना पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग को याद नहीं रहेगा, और उसको डेली रिवीजन करना पड़ता है। और अगर कोचिंग में ही बस जा रहे हैं और वहां सुन के बस आ जा रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरे को ये बताइए योगिता जी, डॉक्टर बनने का सपना कब से था? मेरा ये सपना बचपन से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनका मन चंचल होता है। तो कभी कभी हमको क्या है, कभी कभी हमारा मन भटकता है कि हमको सिंगर बनना है, डांसर बनना है। तो ये मेरा था, मेरे को हमेशा आर्ट्स जो होता था, जैसे कि कोई आर्ट्स को लेकर के एक्टिविटीज होती सिंगिंग के लिए, तो मैं सोचती थी मेरे को सिंगर बनना है। मैं जब लॉकडाउन जब हुआ, कोविड आया, तो उस समय मैं देखी कि डॉक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज्यादा है और डॉक्टर्स की कमी कितनी है। और मुझे बायो में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आने लग गया था 10th के बाद। तो मैं सोची कि मेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स की तो ज्यादा कमी है। तो ये कोविड के समय मेरे को ज्यादा महसूस हुआ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाही थी। अच्छा, इन्फेक्शन में कौन सा डॉक्टर, मतलब जो एरिया क्राइटेरिया होता है, अलग अलग डॉक्टर बनने का फील्ड होता है, कौन से चुनेंगी आप? अभी तो मेरे को ज्यादा फील्ड्स के बारे में देखी नहीं हूँ, मैं 3-4 फील्ड्स के बारे में देखी हूँ। न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जन। तो मेरे को कार्डियो सर्जरी में ज्यादा इंटरेस्ट आया था, तो मैं उसमें जाना चाहूंगी। लेकिन अगर मेरा ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद और पता चलता है कि आप किस फील्ड के लिए सुटेबल हो आगे जाने के लिए। अच्छा, आप नीट क्लियर कर लिए, इनका पूरा श्रेय किसको जाता है? मैं इस पे अपने मम्मी पापा
खास करके अपने चाचा, क्योंकि मम्मी पापा का तो रोल बहुत ज्यादा ही रहता है, ये तो सबको पता है, लेकिन मेरे चाचा का भी रोल बहुत ज्यादा है। जब भी मेरे को कुछ भी इमरजेंसी आती थी, तो जैसे मेरे मम्मी पापा इधर बाहर रहते हैं, तो वो नहीं कर पाते थे, तो उसमें मेरे चाचा तुरंत पहुंच जाते थे। जैसे कभी तबीयत खराब हुआ, मुझे कुछ जरूरत पड़ी, तो चाचा भी पहुंच जाते थे। मेरी दादी है, मेरे दादा, इनका आशीर्वाद भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरी जो फैमिली है वो भी मेरे काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो और भी ज्यादा वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? टाइम मैनेजमेंट में मेरा क्या है, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना था। इसलिए मैं मोबाइल भी बहुत ज्यादा, अपने सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। और फिर कोई टीवी भी नहीं देखा करती थी। नंदिनी पैकरा, पिता राम किशोर और माता पुष्मनी पैकरा की बेटी ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया। उनका ऑल इंडिया रैंक 3,65,744 रहा। नंदिनी ने बताया कि सफलता में एनसीईआरटी की किताबें, सेल्फ स्टडी और कोचिंग का योगदान बेहद अहम रहा। वहीं उनकी सहेली योगिता ज्वांघेल, पिता संतोष कुमार और माता तेजस्वी ज्वांघेल की बेटी ने 499 अंक लेकर जिले का गौरव बढ़ाया। योगिता ने कहा कि पढ़ाई के दौरान नंदिनी का साथ और प्रेरणा हमेशा उनके लिए ऊर्जा का स्रोत रहा। इन दोनों ने ये संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर मन में आत्मविश्वास और लगन हो तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उनके इन प्रयासों ने न केवल परिवार बल्कि पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? टाइम मैनेजमेंट में मेरा क्या है, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना था। इसलिए मैं मोबाइल भी बहुत ज्यादा, अपने सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। और फिर कोई टीवी भी नहीं देखा करती थी। सिर्फ मैं एक यूट्यूब है जिसमें अगर मेरे को कभी मेरा मूड स्विंग हुआ, मेरे को टेंशन होना स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा गाना सुन लेती थी। तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट कहीं नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता है, डिप्रेशन टाइप का फील होता है, तो मैं मम्मी पापा से बात किया करती थी, अपने दादी से बात करती थी। अच्छा, आपका रैंक कितना आया है और कौन सा कॉलेज मिला? मेरा जो AIR रैंक है वो 53,411 है, और CG स्टेट रैंक जो है वो 280 है। और मेरा जो कॉलेज है वो GMC जगदलपुर, लेट बरीराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिला है। अच्छा, डॉक्टर फील्ड में कौन सी डॉक्टर बनना चाहती है? मेरा ना हमेशा से सपना था कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि मेरे को उसमें काफी ज्यादा पहले से ही इंटरेस्ट है। स्किन कैंसर्स में कुछ रिसर्च करना, इन सब चीज में क्या है, मेरे को पहले से इंटरेस्ट था। तो और हो सकता है कि मैं जब कॉलेज में एंटर करूं और कुछ मेडिसिन है, इन सब में भी जाना पसंद करूंगी, तो वो हो सकता है कि मैं चेंज कर लूं स्ट्रीम को, अगर मुझे अच्छा लगा तो। देखो, अगर 7 साल, सबसे पहले तो हमको ये जो मेडिकल जर्नी है वो खत्म करने में कम से कम 5.5 साल लग जाता है। 4.5 साल का हमारा जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल, ये सब चलता है। 1 साल का अपना इंटर्नशिप वगैरह होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। अगर 7 साल की बात है, अगर उनको डॉक्टर ही बनना है तो मेरे को लगता है कि उनको करना चाहिए, लेकिन ये भी चीज रहना चाहिए कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक ही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि आपको और भी अदर चीजें पसंद हो, आप कोई और फील्ड भी चूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ही ये वैरी करता है कि वो उनका कितना एफर्ट है, वो कितना पेशेंस रख सकते हैं अपना। तो इसके लिए तो वो है। और मटेरियल में तो एनसीईआरटी में ही रहना चाहिए, ज्यादा एकदम वैरायटी में पढ़ना। अच्छा, लोग पीछे भाग जाते हैं, कभी बोलते हैं कि आकाश बायजूस से आप वो मटेरियल यूज कीजिए, और नए नए कोचिंग है, PW है, वो अलग अलग है। हाँ, ये अलग अलग में भागना सबसे बेकार है, क्योंकि फिजिक्स वाला से मटेरियल के लिए टाइम वेस्ट ज्यादा होता है इसमें। मटेरियल एक ही रहना चाहिए। अगर एकदम एक साथ हम लोग खा नहीं सकते, वैसे ही एक साथ हम सब चीज को पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए एक ही मटेरियल रखो। जैसे एनसीईआरटी में हर एक जो अच्छा टीचर होता है वो खुद कहता है कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, वो अगर कर लिए तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर चीजों को एक्सप्लोर करिए।
ये बोल। यह है योगिता और नंदनी की एक मिसाल भरी कहानी। ये कहानी से यह प्रेरित करता है कि जो संघर्ष भरी में जो मेहनत है बहुत ही कठिन है नीट परीक्षा दिलाने में, क्योंकि 3 साल 4 साल और 10 साल भी बीत जाते हैं ऐसे नीट क्लियर करते करते। कवर्धा के लिए ये मिसाल बन चुकी है। दोनों सहेली की एक कहानी है, एक अनोखा कहानी है जो एक ही छत के नीचे और एक ही जो कोचिंग सेंटर के नीचे इन दोनों सहेलियों ने बैठकर पढ़ा और आज नीट क्लियर कर डॉक्टर बनने वाली है। दोनों सहेलियों ने कहा कि सफलता की असली चाबी मेहनत, लगन और लगातार प्रयास में छिपी है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को संदेश दिया कि लक्ष्य तय करें, मेहनत करें और कभी हार न माने। नंदिनी और योगिता की ये उपलब्धि ये दिखाती है कि प्रेरक दोस्ती और सामूहिक प्रयास किसी भी चुनौती को आसान बना सकता है। इनके माता पिता और स्थानीय समुदाय ने भी इस सफलता पर गर्व जताया। इसी कहानी से ये साफ संदेश मिलता है कि अगर युवा ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करे तो सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। ये उदाहरण आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये दिखाता है कि कठिनाइयों को पार कर सफलता पाई जा सकती है। बहरहाल नंदिनी और योगिता की ये उपलब्धि साबित करती है कि सच्ची दोस्ती और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। इन दोनों सहेलियों ने साबित कर दिया कि लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सांसद सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म प्रदेश संयोजक और सांसद रूप कुमारी चौधरी, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस आयोजन में शामिल हुए, जिस पर बीजेपी द्वारा लाई गई जीएसटी रिफॉर्म्स यूनिट को समझाया गया और इसे एक महत्वपूर्ण योजना के तौर पर माना गया। इस दौरान कई बीजेपी के दिग्गज नेता अभियान में शामिल हुए और कई बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बाकी कार्यकर्ताओं और आमजन लोगों को जानकारी दी गई। बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का इस दौरान आयोजन किया गया और लोगों को इससे रूबरू कराया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।